हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ मुस्कुरा कर मुझे रिप्लाई कर दें। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो yesterday वी हैव सीन्स द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने किस किस को देख लिया है? दिल्ली सल्तनत में हमने जो देख लिया है वो है हमारे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी,
इसके बाद हमने खिलजीज को देखा था, इसके बाद हमने तुगलक को देखा था। एंड तुगलक के समय पर ही हमने देखा था कि पावर जो है मतलब ये दिल्ली सल्तनत की, जस्ट अ मिनट, दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेब को देखा है, स्लेब के बाद हमने खिलजी को देखा और खिलजी के बाद हमने तुगलक को देखा। अब हमने एक चीज और देखा था, हमने ये चीज समझने की कोशिश की थी, दिस दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू स्टेबलाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के दौरान जो है वो आपको ये डायनेस्टीज स्टेबलाइज होते हुए दिख रही थी और ये अपने इनिशियल फेज मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट मीन्स यहाँ स्टेबलाइज हो रही है, ये खिलजी जो है उसको मजबूती दे रहे हैं और इसके बाद जो है तुगलक जो है इसको अपने पीक पर लेके चले जाते हैं। पीक पर लेके चले जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये देखते हैं कि जो एम्पायर है वो बड़ा ही खास डेवलप होता है और ये डेवलपमेंट आपको तुगलक के टाइम पे देखने को मिलेंगे। तुगलक के टाइम पर जब आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और इसी समय हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक जो है वो ऐसी फाउंडेशन रखता है कि दिल्ली सल्तनत वापस जो है वो डाउन की ओर जाती है। इसी समय हमने देखा जो है वो तैमूर के आक्रमण होते हैं और तैमूर के आक्रमण जब होते हैं तो वी विल फाइंड आउट द दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने डाउन की ओर जाएगी। लेकिन इनके डाउन की ओर जाने के समय ही वी विल ऑब्जर्व अनदर डायनेस्टीज। तो ये एक वैक्यूम बन रहा है और एक वैक्यूम बनने के साथ साथ एक अनदर डायनेस्टीज भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? सभी को अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। अभी तक कोई समस्या हो तो बताइए, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, सैयद डायनेस्टीज मैंने आपको यही बताया था कि जो है खिज्र खान नाम का एक गवर्नर है एंड खिज्र खान इज सपोर्टिंग द तैमूर और ये मुल्तान के गवर्नर होते हैं और ये दिल्ली पर आक्रमण करके सत्ता को हासिल कर लेते हैं और सत्ता को हासिल कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि खिज्र खान, मुबारक शाह, महमूद शाह और अलाउद्दीन शाह आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द डायनेस्टीज आर द दीज आर द रूलर्स। ये जो रूलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये रूलर्स जो है वो आपको इस डायनेस्टीज के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है। नमस्कार, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो डायनेस्टी है इसका कुछ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि तैमूर का एक बेटा होता है जिसका नाम है शाहरुख होता है और शाहरुख को ये अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखते हैं। तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। नाम है खिज्र खान। खिज्र खान इज नथिंग बट दैट इज अ पर्सन ऑफ द सैयद वंश डायनेस्टीज। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, एब्सोल्युटली फाइन, आई एम आल्सो गुड सर। ठीक है, बिल्कुल सब फाइन होने चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं खिज्र खान के बाद मुबारक शाह आते हैं। मुबारक शाह जो है वो शाह नाम का टाइटल ले लेते हैं। अमित शाह से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके नाम के जो है वो सिक्के चलवाते हैं। देखो आप देखिए, आप यदि पीछे आप देखेंगे स्लेव डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टीज में हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक भी कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं कराता है। ठीक है, सिमिलरली हमने ये चीज देखी है, हमने यहाँ पर आपके जो मुबारक शाह के टाइम पे भी हम यही देखते हैं। मतलब जैसे यदि हम खिज्र खान की बात करें और खिज्र खान के बाद मुबारक शाह आते हैं तो खिज्र खान भी कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। सिमिलरली वी विल ऑब्जर्व इन द लोधी डायनेस्टीज एज वेल। तो ये थोड़ा सा सिमिलरिटीज हो सकती है कि बहलोल लोधी भी कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे लेकिन सिकंदर जो है वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराएगा। तो दीज आर द सिमिलरिटीज ऑफ द ग्रेट रूलर्स। ठीक है, ये इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा हम देखते हैं जो है तारीख मुबारक शाही, दैट इज रिटन बाय द सरहिंदी, ये सरहिंदी के द्वारा रचित होगी। और मुबारक शाह जो है अब यहाँ पर बहलोल लोधी का एक सम्मान करता है, हॉनर्ड करता है एंड ही इज गिविंग द टाइटल एंड दिस टाइटल नेम इज कॉल्ड द खाने खाना। Khane Khana is a kind of the title that is given to the Behlol, and Behlol is nothing but that is the another founder of the new dynasties, and this new dynasties is nothing but the name is called Lodhi dynasty. तो लोधी वंश जो है इस तरीके से फाउंडेशन में आता है और इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत किस तरीके से एक इसकी शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है और किस तरीके से ये जो है अपने कैंपेन की ओर बढ़ते हैं और कैंपेन करने के बाद ये इनडायरेक्ट रूल करते हैं दक्षिण की ओर और दक्षिण के बाद ये तुगलक के टाइम पर अपने एक पीक पर पहुंच जाती है लेकिन तुगलक के टाइम पर ये डाउन होता है। तो देखो ये सिनारियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
दूसरा एक चीज और देख रहे हैं कि जब सेंट्रल में पावर कमजोर होती है, जब सेंट्रल में पावर कमजोर होती है तो होता यह है कि जो रीजनल पावर्स हैं, जो रीजनल जो रूलर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देंगे, अपने आप को फ्री घोषित कर देंगे, और इसी के फलस्वरूप इसी के सेक्शंस के अंतर्गत वी विल फाइंड आउट द न्यू डायनेस्टीज एज वेल। ठीक है, जैसे हम न्यू डायनेस्टीज में हम थोड़ा बहमनी को देखेंगे, बहमनी के बाद हम जो है वो दक्कन के सुल्तान को थोड़ा बहुत देखेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर लेता हूं। ठीक है, तो ये ज्यादा हमें जाना नहीं है, ठीक है, बस यही थोड़ा सा समझना है। एंड ही विल कंसीडर द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, दैट मींस द, और वो क्या करेगा, दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह को रिप्लेस कर दिया जाएगा, एंड दिस रिप्लेसमेंट इज डन बाय द लोधी डायनेस्टीज, एंड लोधी इज नथिंग बट दैट इज द अफगानीज। ठीक है, ये अफगानी वंश के पहले, मतलब कह सकते हैं अफगानों के पहले सरदार होते हैं, और जो दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम्स दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द अफगानी एम्पायर इन दिल्ली सल्तनत। सेकेंड जो है वो हम देखने को मिलेगा, वो हमें मिलेगा शेर शाह सूरी के रूप में। शेर शाह जो कि एक्चुअली इनका बचपन का नाम जो है वो टिंकू होता है, और टिंकू जो है वो शेर बन जाता है, और शेर कब बनता है, शेर को मारने के बाद। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ा हम बाद में देखेंगे जब मुगलों का दौर आएगा, लेकिन अब हम फिलहाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लोधी डायनेस्टीज। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टीज के बारे में बात करें तो लोधी डायनेस्टी जो है वो पहला अफगानी शासन स्थापित करते हैं। दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज द फर्स्ट अफगान रूल इन द मिडिएवल इंडिया। ऑलराइट, ये पॉइंट तो समझ में आ चुका होगा। एंड दे आर बिलोंगिंग टू द ब्रांचेस ऑफ द शाहू खेल। देखिए, ये ब्रांच का मतलब यहां पर ये है कि वो जिस कबीले से हैं या जिस उनका ओरिजिन से जुड़ा हुआ है वो उसको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए बहलोल लोधी के बारे में क्या बात होती है। ठीक है, अब बहलोल लोधी के बारे में ये देखने को मिलता है, देखिए इसको ऐसा हम समझते हैं, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से समझते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि न्यू डायनेस्टीज आपको क्रिएशंस देखने को मिलेंगी। न्यू डायनेस्टीज मतलब न्यू रीजनल पावर। अभी अभी मैंने आपको बताया रीजनल पावर, रीजनल पावर को हम कहेंगे क्षेत्रीय जो एम्पायर है। रीजनल पावर में आप देखेंगे कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को वो फ्री डिक्लेयर कर देंगे। गुड मॉर्निंग रूप जी। और हम देखते हैं कि अपने आप को जब फ्री घोषित कर देंगे, जब ये फ्री डिक्लेयर करेंगे तो इस कंडीशंस में क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। और यही हमने देखा था कि दिल्ली की जो पावर है वो सिमट कर दिल्ली से पालम तक रह जाएगी। लेकिन इसी समय जैसे हम देखेंगे जो नई डायनेस्टीज आ रही, जो न्यू डायनेस्टी कौन सी आ रही है, न्यू डायनेस्टी हम देखेंगे सैयद है, और सैयद के बाद हमें लोधी देखने को मिलेंगे। लेकिन सैयद और लोधी क्या करने की कोशिश करेंगे, दे वांट टू क्रिएट वंस अगेन द आर्टिकल नंबर 1। दे आर ट्राइंग टू फॉर द आर्टिकल नंबर 1, वो फिर से यूनाइटेड करने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है उसकी सत्ता का विस्तार हो जाए, बीजेपी भी चाहती है कि उसकी सत्ता जो है बंगाल में आ जाए, ऐसा हम समझ रहे हैं और ऐसा हम देख भी रहे हैं। तो यहां पर जो है लोधी वंश के जो रूलर हैं, दे वांट टू एक्सपेंड द एम्पायर, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और इसी समय हम देखते हैं कि जौनपुर में, जौनपुर जो बनारस के पास में है, और ये जौनपुर नाम का जो स्टेट है वहां पर एक डायनेस्टी आती है, शर्की डायनेस्टी। और ये शर्की डायनेस्टी के सुल्तानों को पराजित कर कर, उनके वहां के लोगों को पराजित कर बहलोल लोधी जो है वो दिल्ली में शामिल करता है। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ये वाली पॉइंट्स क्लियर हुई कि नहीं? क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे स्टेट्स निकल रहे हैं, और स्टेट्स जब निकलेंगे तो वापस जो रूलर आ रहे हैं, जो कैपेबल रूलर्स, वो दोबारा उसको रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और जौनपुर में एक शर्की डायनेस्टीज का वंश स्टेबलाइज होगा, एंड दिस शर्कीज वाज डिफीटेड बाय द बहलोल लोधी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 1484। करेक्ट है, ये लगभग हम कह सकते हैं। ही वॉज बिलीव इन द इक्वलिटी, वो समानता में विश्वास करता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि खिज्र खान ने जैसे कॉइन्स स्टेबलाइज नहीं किए थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, और वो एक सच्चे गुलाम, वो सच्चे कटप्पा की तरह काम कर रहे थे, सेम ऐसे ही इन्होंने बिलीव किया, क्योंकि ये भी वो बिलीव करते हैं इक्वलिटी में। और जो उनकी जो दरबार होता है, जो उनका कोर्ट होता है, वहां पर ये अपने सरदारों के सामने नहीं बैठते, ऐसा कहा जाता है। एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बहलोली कॉइन। ठीक है, बकलोली कॉइन नहीं होते ये, है ना, बहलोली कॉइन्स होते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने जो है वो एक तरह से सिक्के जारी करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आगे देखने को मिलेंगे वो हैं आपके
सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दैट इज द सन ऑफ द बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी जो है वो अपने क्या रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, हम सीधे उन्हीं पर आते हैं, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या है कि भूमि की नाप करवाकर उपज के आधार पर लगान, आफ्टर द मेजरिंग द लैंड, ठीक है, बेस्ड ऑन द यील्ड द अमाउंट ऑफ लगान वाज डिटरमाइंड, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, ऐसा करने वाले कई सुल्तान हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले क्या होता था, ये खेत हुआ करता था, ठीक है, और यहां पर अनुमान लगाया जाता था, अप्रोक्सीमेट जो है अनुमान लगाया जाता था, और उसके आधार पर टैक्स का जो है वो निर्धारण किया जाता है। फिर टैक्स लिया जाएगा 1/3 लिया जाएगा या 1/2 लिया जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी वाज डूइंग द मेजरमेंट्स, ठीक है, वो मेजरमेंट्स कर रहा था, और मेजरमेंट्स के लिए उसने एक यूनिट यूज की थी, एंड दिस यूनिट वाज द बिस्वा, इफ यू हैव रिमेंबर, ठीक है, बिस्वा का उपयोग किया था। इसके अलावा हमें आगे देखने को मिलेंगे एक रूलर और जो है शेरशाह सूरी, वो जरीब का उपयोग करेंगे। तो आर्थिक सुधार के तौर पर सिकंदर जो है वो क्या करता है कि एक मेजरमेंट्स करवाता है, और मेजरमेंट्स करवाने के लिए ये सिकंदर ए गज का उपयोग करता है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सिकंदर ए गज इज ए काइंड ऑफ द टूल्स दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द लैंड, ठीक है। भूमि का मापन करने के लिए, भूमि के मापने के लिए जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक यूनिट है ना। जैसे भाई मैं यहां पर इस खेत में यदि मुझे मेजरमेंट्स करना है तो मुझे कोई रस्सी या कुछ यूनिट या मेजरिंग टेप का उपयोग करना होगा। तो ये मेजरिंग टेप की तरह काम कर रहे हैं, एंड दिस मेजरिंग टेप इज कॉल्ड द गज ए सिकंदरी, ऐसा आप समझ सकते हैं। और ये आगे चलकर मुगल काल तक भी देखने को मिलेगी। मुगल काल के साथ साथ हम ऐसा और देखेंगे कि ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं शेरशाह सूरी के रिफॉर्म से भी जुड़ा होगा, ठीक है। जो हमारा शेरू आएगा, ठीक है, शेर आएगा, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो जाएंगे, अनाज पर कर की दर कम की गई, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, वो इनके द्वारा किए जाते थे। यस बिल्कुल, यू आर राइट, ठीक है अजीत सी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने यदि पटवारी के काम को देखा हो तो पटवारी, जिसको हम शायद लेखापाल कहते हैं यूपी में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मेजरमेंट्स करते हैं, और मेजरमेंट्स करने के लिए क्या करते हैं, एक रस्सी जैसी जो है टूल का उपयोग करते हैं, और इसे कहा जाता है जरीब। यू आर राइट, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड जरीब इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है जरीब का उपयोग करना शुरू किया था, और शेरशाह सूरी जरीब का उपयोग करते हैं और भूमि का माप करते हैं। और पहले क्या होता था, अनुमान के आधार पर लगाया जाता था, भले देखो जितने मरे इतने घायल, ठीक है, लेकिन अब क्या है, मेजर करके हम टैक्स लेंगे। इस तरीके से इनका रिफॉर्म्स थोड़ा सा खास हो जाता है, और इन्हीं के सिकंदर लोधी के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है शेरशाह सूरी का रिफॉर्म्स, एंड दिस इज कॉल्ड द, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे 66.5 फीट इन वन जरीब, यस, ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिल्कुल जरीब का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपने एक्यूरेट किया, दैट इज वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जरीब का उपयोग किया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए एक अलग से टैक्स भी लेता है, जिस टैक्स को कहा जाता है जरीवाना। वी विल डिस्कस, हम आगे इसको आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से सिकंदर लोधी के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। वो व्यापार से प्रतिबंधों को समाप्त करता है। देखिए क्या होता है कि यहां पर हम देखेंगे कि वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को फिर से रीस्टेबलाइज करता है। अभी अभी हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो एक खराब दौर से गुजर रही है, और जब खराब दौर से गुजर रही है तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो हमारी डाउन होंगी, और जब डाउन होंगी तो हमारा जो एम्पायर है वो भी एक्सपेंड नहीं होगा। तो देखिए जितने भी रूलर्स आ रहे हैं, दे वांट टू रिक्रिएट, है ना, रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमिक कंडीशंस, और इकोनॉमिक कंडीशंस को रीस्ट्रक्चर्स करने के लिए हमें उन प्रतिबंधों को, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना होगा। अभी देखिए जैसे वापस आ रही है बात की, अभी जैसे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लॉकडाउन प्रोसेस, ठीक है। लॉकडाउन जो है वो कोरोना का समाधान नहीं होता है, और उसी के अगेंस्ट में महेंद्र, आई थिंक आनंद महिंद्रा जो है, उन्होंने ट्वीट किया है कि सबसे ज्यादा समस्या जो है वो उन लोगों को होती है जो आपके लोअर या आपके मिडिल क्लास से संबंधित जाते हैं, जो डेली जो आपके कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो लॉकडाउन जो है वो समाधान नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो लॉकडाउन का उपयोग किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि आप मेडिकली रूप से क्या है, आप एक प्रिपरेशन कर लो, है ना, लेकिन वो प्रिपरेशन हमारे यहाँ कभी हो नहीं पाई है, ठीक है। फिर ये तो प्रिपरेशन जब हो नहीं पाई है तो बार बार यही आता है, सरकार को लॉकडाउन कर दो, ठीक है। और इसके अलावा इनके कुछ काम और होते हैं, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं
ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज द जो है द आगरा। अब देखो इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं, ये लगभग लगभग हमारा इंडिया वाला मैप है। हमारी कैपिटल अभी आप दिल्ली देखेंगे, और लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही दिल्ली का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है तो यहां पर राजपूत जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वापस फ्री डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। और जब ये फ्री डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो इनको कंट्रोल करना होगा, किसको, दिल्ली को। और दिल्ली यहां पर मतलब दिल्ली का जो बादशाह है जिसका नाम है सिकंदर लोधी, वो यहां पर ये करता है कि यार दिल्ली जो है राजस्थान से थोड़ा दूर हो जाता है, क्यों ना हम इसी के आसपास जो है एक नई कैपिटल बना दें। एंड दिस न्यू कैपिटल इज नेम इज कॉल्ड द आगरा। नाम तो सुना ही होगा, पेठा तो खाया ही होगा, ठीक है। तो आगरा दैट इज द फेमस सिटी फॉर द पेठा, है ना, पेठा के लिए फेमस है, बाकी और भी कई चीजों के लिए फेमस है, क्योंकि अगर आगे जाकर मुगलों के टाइम पर ये खास राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल पंछी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आगरा दिस इज द फेमस प्लेस, ठीक है। तो राजस्थान को नियंत्रित करने के लिए आगरा की स्थापना होती है, एंड लेटर ऑन ही इज गोइंग टू कन्वर्ट द कैपिटल टू द आगरा, है ना, आगरा में ये कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं ये इनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये धौलपुर को जीत लिया, लेकिन ग्वालियर के जीतने में असफल रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके कैंपेन वगैरह हो रही है, मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये वापस दिल्ली सल्तनत को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ऐसी ही चल रही है ना। आप देखिए कि कितना ज्यादा इंपैक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन प्रोसेस ऑफ द कोरोना, ठीक है। कोरोना की वजह से कितना लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी हुई है डाउन, वो शायद अभी रिसेंट में आपको अप होते हुए दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूलर्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो जैसे मानसिंह तोमर जो हैं, ही इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द ग्वालियर, ठीक है, बट यहाँ पर ये फेल हो जाते हैं, लेकिन मानिक देव को ये हरा देते हैं। ये धौलपुर के शासक होते हैं। सिकंदर लोधी की जो है रिलीजियस पॉलिसीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिकंदर लोधी जो है, सिकंदर दैट मींस, ठीक है, जो है वो एक रूढ़ीवादी है, ऑर्थोडॉक्स है ना। ऑर्थोडॉक्स रूलर मतलब क्या होगा, कट्टरपंथी वाला होगा, रूढ़ीवादी होगा, हार्डकोर सुन्नी मुस्लिम कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा प्लस माइनस अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, कोई कट्टर मिल जाएगा, कोई आपका कट्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इसने क्या किया, अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस इंटॉलरेंस टू गेन द सपोर्ट ऑफ द अफगानी रिच एंड द उलेमा। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, उलेमा का सपोर्ट लेना, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि रूलर जो है वो अपने आप को रिलीजियस के सपोर्ट का बताते हैं। देखिए आज की डेट में आप देख लीजिए हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में जो है वो रिलीजन बहुत ज्यादा हावी हो रखा है, और यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने को मिल रही है। और जब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके द्वारा ये जो है उलेमा को खुश करने के लिए ये सब काम करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने कई धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिए, मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि एक वर्ग को आपको खुश करना है, उलेमा को खुश करना है। एंड ही इज गोइंग टू रीइंपोज द जजिया वंस अगेन टू द हिंदूज, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि भाई ये दोबारा क्या कर रहे हैं कि गैर मुस्लिम्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इन्होंने मंदिर में लूटपाट की, ठीक है, और लूटपाट जब की है तो कई जो है आपका जो मंदिर है उनको उन्होंने वो किया, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मुस्लिम में प्रचलित कुप्रथाओं को बंद करवाया, जैसे महिलाओं को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये देखिए हार्डकोर है, कट्टर है, तो क्या होगा, और कट्टर है तो उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज में इतनी फ्रीडम नहीं होती वुमेन्स को, और वो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो महिलाओं को दरगाह में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, ये हम कह सकते हैं। अब इनका कुछ कंट्रीब्यूशंस भी होता है। इनका कंट्रीब्यूशंस ये होता है कि ये कला और साहित्य में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है कुमार विश्वास के गुण पाए जाते हैं इन्होंने, लेकिन ये कुमार विश्वास के तरह कविता लिखते हैं, लेकिन उनका जो नाम होता है वो है गुलरुखी, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा रामधरी सिंह दिनकर, है ना। तो रामधरी सिंह दिनकर, ठीक है, ये टाइटल हो जाता है। जैसे आपने एक आपने कवि का नाम सुना होगा अज्ञे, है ना। इनका नाम कुछ और होता है, बट ये क्या होते हैं कि इनका ये पेन नेम कहा जाता है, दैट मीन्स, ठीक है, जो पोएम में वो यूज करते हैं, और ये होता है गुलरुखी, है ना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या है कि ट्रांसलेशन के काम में किया, तो ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर्स, ठीक है। लिटरेचर मतलब साहित्य में ये काफी सपोर्ट मतलब पसंद करते हैं। और एक आयुर्वेद की पुस्तक है, एक आयुर्वेद, जिसका अब ये बताइए आयुर्वेद किससे रिलेटेड, आयुर्वेद का जो संबंध है वो हमने ऋग्वेद से देखा था, याद करिए, ठीक है। और ऋग्वेद
के ही सपोर्टिव एलिमेंट्स थे उपवेद, और उपवेद में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये पहला वाला वेद से रिलेटेड है। और ये तिब ए सिकंदरी है ना, मतलब हमने किया है इसका ट्रांसलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द बुक्स दैट इज ट्रांसलेटेड बाय द सिकंदरी। तो ये थोड़े थोड़े इनके कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। देखिए ज्यादा इनका कुछ नहीं है, ज्यादा पॉलिसीज जैसे हमने देखा था, जैसे आप देखिए इल्तुतमिश के बारे में हमने एकता सिस्टम को देखा था, है ना। इसके बाद हमने देखा बलवन का एक किंगशिप थ्योरी आई थी, ठीक है, वो हमें खास देखने को मिलेगी। इसके अलावा रजिया का कुछ नहीं था, ठीक है, ज्यादा कुछ खास। ठीक है, हमें यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा तुगलक, और तुगलक में खिलजी में हमने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को देखा, तुगलक में हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, और फिरोज शाह तुगलक। इन रूलर्स के बारे में कहा जाए तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो पॉलिसीज क्रिएशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ सैयद वंश में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ही हमें लोधी वंश में देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इनके द्वारा किए जाते हैं काम, ठीक है, जैसे ये फरंगे सिकंदरी का फारसी में अनुवाद कराया। फरंगे सिकंदरी जो है वो एक आपका लज्जत सिकंदर शाही, और ये संस्कृत से रिलेटेड म्यूजिक से रिलेटेड आपका लिटरेचर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये इनके द्वारा जो है कुछ रिफॉर्म्स या योगदान किए जाते हैं, ठीक है। ये मस्जिद वगैरह का कुछ मंदिर का निर्माण कराते हैं, मस्जिद का निर्माण कराते हैं, ठीक है, ठीक है। दिल्ली में मोठ मस्जिद जो है इनके द्वारा बनाई जाती है, ये इस तरीके से खत्म हो जाता है। ये वापस वही पॉइंट्स आ गए हैं। इब्राहिम लोदी, देखिए, the next and the last ruler of this dynasty is nothing but the name is called the Ibrahim Lodi. What will happen, ठीक है, during the time of Lodis, ठीक है, लोधी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक तरफ से हम कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत को हम वापस से रीस्ट्रक्चर्स कर रहे हैं ना, हम फिर से क्या है अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। पहली बात तो हमने ये देखी है, ठीक है। अब एम्पायर का एक्सपेंशन करने के साथ साथ, ठीक है, इब्राहिम लोदी क्या करने वाले हैं, जो कुछ भी इनकी पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसीज की वजह से इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो आपके अधीनस्थ हैं, वो इनसे खुश नहीं होंगे, ठीक है। बाकी काम तो चल ही रहा है, ठीक है। एंड इफ दे आर नॉट हैप्पी, यदि ये जो हैप्पी नहीं होंगे तो यही जो है इनके डिक्लाइन का कारण भी बन जाएगा। और यहां पर जो दो नाम आपको देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, आलम खान एंड दौलत खान लोधी, ठीक है। इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए इस तरीके से हम देखते हैं, ये वाला कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। दिल्ली में यहां पर कौन है, दिल्ली में हमें देखने को मिलेंगे आपको इब्राहिम लोदी, एंड इब्राहिम लोदी वाज रूलिंग इन द दिल्ली सल्तनत एरिया। बट यहां पर दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है दौलत खान लोधी और ये आलम खान जो है वो जो संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट किससे नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है अपने सरदार से। अपना सरदार का मतलब कौन है, सरदार का मतलब है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये लोग जो हैं फिर वो एक कॉन्फ्रेंसी करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्रेंसी में क्या होता है, ये देखिए आलम खान लोदी कौन है, ही वाज नथिंग बट दैट इज द अंकल ऑफ द इब्राहिम, इब्राहिम के चचा जान होते हैं। और ये चचा जान जो हैं दीपालपुर के सूबेदार होते हैं, वैसे ही दौलत खान के जो है वो सूबेदार होगा। तो ये जो है मोटे तौर पर इस जगह पर रूल कर रहे हैं। देखो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी की बात कर रहा हूं। दे आर रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, वो लगभग इस सेक्शन में आपके काम कर रहे हैं। अब देखिए इस जगह पर वो काम तो कर रहे हैं, इस जगह पर वो उनका जो है जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम से दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है उसके काम से वो खुश नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड द बाबर, है ना। वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे बाबर से। और बाबर जो है स्ट्रगल कर रहा है। अब देखो स्ट्रगल कहां कर रहा है, ये बाबर जो है अपने क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा है, अपने गांव में स्ट्रगल कर रहा है, और वहां के लोग जो है वो क्या है जीने नहीं देते। और बाबर जो है इसलिए क्या करता है, डिसाइड करता है क्यों ना भारत में ही अपना भाग्य आजमाया जाए, क्यों ना हम जो है इस शहर को छोड़कर जो है दूसरे शहर में चले जाएं और वहां पर अपने भाग्य को आजमाते हैं। और वो दूसरा शहर कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाबर जो है वो एंट्री लेते हैं कहां पर, दिल्ली में। और दिल्ली में जब एंट्री लेते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, और वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि देखिए
अभी देखिए पानीपत का युद्ध की बैकग्राउंड रखी जा रही है और पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, ये ऐसा आप सभी लोगों को पता होगा। तो और यूपीएससी इस पर क्वेश्चंस भी पूछ चुका है, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चंस क्या पूछ रखा है, ठीक है, उसने कि व्हाई द पानीपत इज वेरी फेमस प्लेस, ठीक है, और सभी के सभी जो रूलर्स हैं वो इसी जगह क्यों चुनते हैं। तो पानीपत के युद्ध जो है पानीपत में ही लड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों, झुमरी तलैया में क्यों नहीं लड़ लिए, है ना, हिमालय में क्यों नहीं लड़ लिए, या दिल्ली में क्यों नहीं लड़ लिए। तो ऐसा क्वेश्चंस इनके द्वारा पूछा गया है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके वो क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। देखो अभी सिचुएशंस क्या बन रही है, इसको सिचुएशंस को हम ऐसा कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में कौन है, इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी को मैं आईएल से लिख देता हूं। और पानीपत जो है वो थोड़ा सा आपको यहां देखने को मिलेगा, मैप में आप देखेंगे, मैं अभी आपको मैप में भी बता दूंगा जब हम अभी पानीपत का सेकंड बैटल की ओर चलेंगे, तो अब हमें वहां पर मुगलों को देखने को मिलेगा और मुगल्स जो है वहां पर हम समझ लेंगे। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा जो इनके जो सरदार हैं, जो इनके असंतुष्ट, जो असेटिस्फाइड जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शंस में यहां पर। और बाबर जो है वो कहीं ना कहीं यहां से आने की कोशिश करेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति यहां से आएगा तो ये यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, हिमालय का भाग है, और हिमालय का जो मैदानी भाग है वो है ये पानीपत। दिस इज द ग्राउंड प्लेन्स, ठीक है, एंड वी कैन सी दैट कि ये जो है ये हिमालय का निचला वाला भाग है। और कोई व्यक्ति जब यहां से आएगा, यहां से उसको वो ललकारेगा, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, हिमालय पे चढ़ के तो जाएगा नहीं भाई, हिमालय पे चढ़कर जो है लड़ाई तो करेगा नहीं। दैट्स व्हाई दे आर अप्रोचिंग टू द सुल्तान ऑफ द दिल्लीज, और बोला जाएगा कि आ जाओ तुम्हें देख लेंगे, कहां देख लेंगे, हम पानीपत के मैदान में खड़े हुए हैं, तुम भी आ जाओ वहीं पर, हम देख लेंगे तुम्हें, ठीक है। तो एक क्लियरिटी होती है मैदानी युद्ध में कि सामने वाले जो एनिमीज हैं वो सामने वाला आपको दिख रहा है, तो एक तरह से चैलेंजिंग मोड में आपको देखने को मिलेगा, चुनौतीपूर्ण युद्ध जो है वो मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। और मैदानी भाग जो है वो दिल्ली और इस रास्ते के बीच में पानीपत ही है। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, और आपको वो चीजें क्लियरिटी भी समझ में आ रही होंगी। तो मैदानी युद्ध जो है उस तरीके की एक बैकग्राउंड बन रही है, और इब्राहिम लोधी और जो है वो आपके बाबर के बीच में इस बैटल को कहा जाएगा बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है। तो ये कहानी हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो ये आप देखेंगे, दिस इज द टाइम 20 अप्रैल, ठीक है, इन द 1526, एंड दिस इज द फेमस बैटल ऑफ द पानीपत फर्स्ट। फेमस बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिलेगा, बाबर हैं और इब्राहिम लोधी हैं, और इस युद्ध का रिजल्ट आप सभी को पता है, और यहीं से इतिहास जो है वो चेंज हो जाता है। यस, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए क्या है कि एक समराइज में मैं आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप बिल्कुल वहां लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कि मैदानी क्षेत्र जो होता है बैटल करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल प्लेस होता है, और उसके सारे के आसपास जो है वो आपको वही चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कंडीशंस क्रिएट कर रही हैं कि बैटल ऑफ पानीपत होगा, और यहीं से इतिहास जो है वो चेंज हो जाएगा, एक उसका मोड चेंज हो जाएगा। मोड चेंज होने का मतलब है उसका एक गियर चेंज हो जाएगा, और गियर जब चेंज होगा तो वी विल ऑब्जर्व द हिस्ट्री, और यही इसीलिए बैटल ऑफ पानीपत अपने आप में फेमस हो जाता है। इस बैटल से हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी जो है वो मारा जाता है, और मारा जाता है तो हम देखते हैं कि एक मारा जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत होगी मुगलों की, और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहां पर होती है। तो वी कैन से दैट कि दिल्ली सल्तनत के बाद हमें जो है मुगल देखने को मिलेंगे, और मुगल आ रहे हैं, एंड मुगल आ रहे हैं किसके साथ, बाबर के साथ। बाबर के साथ इस तरीके से हमें ये चीज देखने को मिलेगी। ये है कहानी आपके फर्स्ट पानीपत के युद्ध की, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हमें देखने को मिला है, इस तरीके से हम देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि बाबर की तरफ से जो तोपची काम कर रहे हैं वो है मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली, ठीक है। तो ये इसमें इनके द्वारा जो है जो गनर्स यूज किए जाते हैं वो हम देखते हैं, जो कि आपके तुर्क से संबंधित होते हैं। एक मैप आपके सामने है, और ये मैप जो है वो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। तो बाबर इज कमिंग फ्रॉमवेयर फ्रॉम दिस समवेयर केम फ्रॉम द एरिया दैट इज दिस एरिया इज कॉल्ड द फरगना।
फरगना के शासक होते हैं बाबर, और ही इज गोइंग टू इंटर इन इंडिया में ये इंटर करने की कोशिश करते हैं। आने वाला व्यक्ति जो है वो इसी रास्ते से आएगा, ठीक है। और जब वो आएगा तो ये क्या है, वो यहाँ की ओर रुख करेगा, और दिल्ली में जो है इब्राहिम लोदी वो क्या करेगा, यहाँ का रुख करेगा, और इनके बीच में बैटल लड़ा जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सुटेबल कंडीशंस फॉर द बैटल, ठीक है भाई। आप देखिए बैटल भी लड़ने के लिए क्या करोगे, आप सुटेबल कंडीशंस की ओर जाओगे। चुनाव आयोग भी ये कहता है कि जब तक आपका चुनाव लायक कंडीशन ना बन जाए हम चुनाव ना कराएंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चुनाव आयोग जो है वो एक के उस स्टेटमेंट के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि पानीपत क्यों फेमस हो जाता है। और इब्राहिम लोदी का एम्पायर यहां पर होता है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी जो है वो कुछ इस तरीके से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब देखिए यहीं पर एक सिनारियो और बन रहा है। यहां पर एक सिनारियो क्या बन रहा है, ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, जब बाबर यहां पर आ रहे हैं, तो बाबर क्या है, इन्वेडर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एक आक्रमणकारी हैं, ठीक है। और आक्रमणकारी का काम क्या है, हमने देखिए इतिहास में बहुत सारे इन्वेडर्स देखे हैं, और हमने अलेक्जेंडर को देखा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग की यदि हम बात करें, अलेक्जेंडर को हमने देखा। इसके बाद हमने देखिए मिनांडर को भी थोड़ा बहुत देखा, ठीक है। दे आर इन द दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। बहुत सारे हमने कनिष्क वगैरह, कनिष्क तो अंदर भी आ गया था, ठीक है। इसके अलावा हमने गजनवी को देखा। गजनवी जो क्या करता था, जो लूटता था और वापस चला जाता था। और इसके अलावा हम देखेंगे गौरी, है ना। तो मोटे तौर पर मैक्सिमम जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो यहां पर क्या करें, आक्रमण करने आए हैं, और आक्रमण करने के बाद वापस अपने घर की ओर चले गए। होली उनको भी मनाना है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऑल दीज इन्वेडर्स आर कमिंग ड्यूरिंग द टाइम, और वो सारे के सारे भारत में पैसा लूटने के लिए और आते हैं। मतलब जो है मनी फैक्टर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। द फैक्टर इज मनी एंड दे वॉन्ट टू इन्वेड इंडिया। वो भारत पर आक्रमण इसी वजह से करते हैं, और इसी विचारधारा को लोग समझ रहे हैं कि जितने भी आएंगे वो शायद लूट कर चले जाएंगे। एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बाबर एज वेल। यही चीज जो है बाबर से एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन बाबर जो है वो यहीं पर स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे गौरी यहां पर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही बाबर ने डिसाइड किया बैटल ऑफ पानीपत के पास कि आई एम गोइंग टू स्टेबलाइज हियर, मैं यहीं पर रहूंगा, एंड दिस इज नॉट, मतलब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। और कुछ लोगों को पसंद किसको नहीं आएगी, ये यहां पर रहने वाले राणा सांगा को। राणा सांगा दैट इज द राजपूत लीडर, एंड राजपूत लीडर वांट टू कैप्चर द दिल्ली, क्योंकि वो जो है उसका एरिया जो है वो लगभग ये देखने को मिलेगा। और ये जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, दिल्ली। देखिए अब पावर शिफ्टिंग जो है वो दिल्ली की तरफ आपको देखने को मिल रही है। प्रीवियस सेक्शंस में हमने देखा था कि पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद कन्नौज, और अब समय आ गया है दिल्ली की ओर। तो दिल्ली पर जिसका शासन होगा वही पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर रूल करेगा, ऐसा सिनारियो बन रहा है। और दैट्स व्हाई राजपूत, द नेम इज कॉल्ड राणा सांगा, वांट टू कैप्चर दिल्ली। वो अपना दिल्ली तक अपना साम्राज्य का स्थापना करना चाहता है, दिल्ली की ओर जाना चाहता है। और इस सिचुएशंस की वजह से तो हम देखते हैं बाबर का यहां इंडिया में रहना जिस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा वो है राणा सांगा। और राणा सांगा जो है वो उनको चैलेंज करेंगे, आ जाओ तुम्हें भी देख लेते हैं, आ जाओ तुम भी हमें देख लेना, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, और देखते हुए जो है हम बैटल की ओर जाएंगे। तो यहां पर एक सिचुएशंस बन रही है। दिस इज द अनदर बैटल, एंड दिस बैटल नेम इज कॉल्ड द बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। तो पानीपत के बाद खानवा युद्ध देखने को मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हमें अभी बात करनी है लोधी, हमें दिल्ली सल्तनत, ये मुगलों के दौरान हम देखेंगे कि कैसे कैसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहां पर हमने ये चीज तो समझ ली है, ठीक है। और ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। अब दिल्ली सल्तनत जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये दिल्ली सल्तनत यहां थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे पहले जो रीजन है वो है आपका इकोनॉमी, ठीक है। मैंने आपको बोला है भाई इकोनॉमी नहीं होगी तो आपका एम्पायर भी एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण हम देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का स्वरूप, नेचर, ठीक है, द नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। या ये देखो इसको हम समराइज वे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे। देखिए
दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। देर इज नो फिक्स रूल, फिक्स रूल्स की भाई नेक्स्ट किंग कौन होगा, ठीक है। जब जो व्यक्ति आता है वो क्या करता है, तलवार उठाता है, बादशाह को मार देता है, निपटा देता है और न्यू डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। ऐसा कोई सिनारियो आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसमें कोई नियम हो, कि जिसमें कोई प्रोसीजर हो, जिसमें कोई सिस्टम हो, ठीक है, कि ये जो सत्ता है नेक्स्ट रूलर वुड बी द राहुल गांधी श्री श्री 1008, ठीक है। ऐसा कुछ नियम है क्या? ऐसा कुछ नियम दिल्ली सल्तनत में अभी तक नहीं बनाया गया, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रूल्स। यहां पर जो है, जो कॉन्स्पिरेसीज करने वाले होते हैं, जो षड्यंत्र करने वाले होते हैं, उनको एक मौका मिल जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड द फॉल ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द डीएस। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज तो जाएगा, तो डिक्लाइन के कारण के पीछे ये चीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है हमारे भैया, और भैया मतलब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। या वी हैव सीन द मोहम्मद बिन तुगलक। हमने बड़ा डिटेल में देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो बूंदी का रायता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बूंदी का रायता है उसे साफ कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। और ये बूंदी का रायता जब फैलता है तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को डाउन कर देता है, ठीक है। और जब इकोनॉमिक कंडीशंस को डाउन करेगा तो वी विल फाइंड आउट, वी विल ऑब्जर्व द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो यदि फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसीज को हम दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। और हमारे श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं तो केवल आपको हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कॉन्स्पिरेसीज का दौर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र और आपकी जो घटनाक्रम है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। जब किसी दरबार में, जब किसी सेक्शंस में आपको कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिलेंगी, आपको डिक्लाइन देखने को ही मिलेगा। ज्यादा दूर मत जाइए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देश का हृदय मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 20 मार्च आई थिंक 2020 की मैं बात कर रहा हूं, और पिछले साल हम देखते हैं कि वहां पर कॉन्फ्रेंसीज हो रही है, एंड दिस कॉन्फ्रेंसी इन बिटवीन द कमलनाथ and it between the दिग्विजय सिंह and the श्री श्री 1008 ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। इनको महाराज कहा जाता है, लेकिन काम इन्होंने 2 कौड़ी का किया, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि क्योंकि सत्ता की भूख जो है इन तीनों को जो है वो महत्वाकांक्षा की लेकर आती है और एम्बिशंस की ओर लेके जाती है, और इस महत्वाकांक्षा में एक व्यक्ति जो है वो जीत जाता है। नाम है श्री श्री 1008, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सत्ता की भूख की वजह से ये तीनों जो है आपस में लड़ते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ द कॉन्फ्रेंसीज, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द कॉन्फ्रेंसीज ऑफ द पावर, ठीक है। समझ में आए? टू कैप्चरिंग द पावर्स, सत्ता को हासिल करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उम्दा उदाहरण आपको पिछले वर्ष देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपका यहां पर हम समझ सकते हैं, ना केवल बीजेपी बल्कि बाकी चीजों में भी आपने देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के कुछ कारणों की वजह से हम देखते हैं, तो यहां पर देखिए इनकैपेबल रूलर इज वन ऑफ द रीजंस। अयोग्य शासक। अभी आप देख लीजिए कि कुछ कैपेबल रूलर्स थे हमारे यहां पर, और वो कैपेबल रूलर्स ने मंगोलों को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, ठीक है। और मंगोलों को हैंडल किया किसने? जैसे देखिए, हम देखेंगे इल्तुतमिश ने हैंडल किया, इसके अलावा बलबन ने भी कोशिश की है, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और बाकी तुगलक ने भी इस तरीके से कैंपेन करने की कोशिश की। एंड ऑल दीज आर द वेरी ग्रेट रूलर्स, एंड दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज, दे आर गोइंग टू सेव द कंट्री। हमारा देश बचा रहे हैं वो, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद या इनके अलावा जितने भी रूलर्स होंगे वो नाकारा साबित होते हैं, और जब नाकारा साबित होते हैं तो हम यहां देखने को मिलेगा कि भारत पर अटैक होंगे। तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है, और तैमूर के आक्रमण की वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन होती हैं, और पैसे वाली कहानी तो आप सभी को पता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और भी कुछ हम कारण देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, देखिए अब रिवॉल्ट्स में हम कैसे हैं, देखिए गुजरात मैंने आपको बताया, और बंगाल जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के लिए। तो ये सारे के सारे जो रीजन हैं, देखिए दीज आर द रीजंस, ठीक है, इनका थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसके अलावा एक और रीजन हम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ द रिलीजन्स ऑन द पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे हम देखेंगे धर्म का राजनीति में प्रवेश।
और धर्म जहां राजनीति में आ जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको आप उस चीज को आप उससे बखूबी परिचित हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि रिलीजन्स जो है पॉलिटिक्स में भारी होने लगेगा, और जब पॉलिटिक्स में भारी होने लगेगा तो आपकी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। एक समय आएगा उसके बाद जो है वो क्लियरिटी समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम प्रशासन की ओर देख लेते हैं, ठीक है। प्रशासन क्या है, तो देखो ये जो चैप्टर्स हैं एक्चुअली वो डिवाइडेड हैं। मैं भी आपको एनसीईआरटी का वो जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, मैं वो एक बार लेकर आ जाऊंगा अगली क्लास में या नेक्स्ट उसके बाद क्लास में, ठीक है। क्योंकि उसको भी थोड़ा देखना जरूरी है कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए सीक्वेंस, अब देखिए दिल्ली सल्तनत दिया है फर्स्ट, है ना, दिल्ली सल्तनत दिया है सेकेंड, ठीक है। बीच में आ गया कौन, विजयनगर एंड जो दक्कनी सुल्तान, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऐसा ऐसा दिया है। तो हम पहले दिल्ली सल्तनत को कंप्लीटली खत्म कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड द विजयनगर एंड द बहमनीज। ऑलराइट, गॉट इट माय पॉइंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि ये बुक्स वाले जो है वो आपके कभी कभी ये बुक्स वाले क्या करते हैं, मतलब जो मैंने देखा है वो एक आता था ना, एक सुपरमैन, और सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं। सुपरमैन मैंने इसीलिए बोला, सुपरमैन इसलिए मैंने बोला क्योंकि सुपरमैन का आपने पहनावा देखा होगा, उनकी जो वेशभूषा है उसको आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, और वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनको वहां नहीं पहनना चाहिए था। मेरा मेरा उद्देश्य यहां समझाना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोगों को मेरा इशारा समझ में आ चुका होगा। तो सुपरमैन जो है ना बने, मतलब मेरा ये मानना है। हम यदि सामान्य तरीके से देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे शूज है ना, जैसे अभी कभी मार्केट में आप कहीं जाते हैं तो आपको जूते, सबसे पहले आप क्या करते हैं, तैयार होते हैं तो जूते जो है वो आप पहले नहीं पहनते, जूते को सबसे एंड में पहना जाता है ना। और सुपरमैन कुछ अलग काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरा ये मतलब यही है कि दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, डायनेस्टीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो आप देख रहे हैं, और उसके बाद हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन को तो देखें तो अच्छा है। लेकिन आप बुक्स में आप कैसा देखने को मिलते हैं, बुक्स वाले जो है वो कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मतलब वो सुपरमैन बन जाते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बस यही कहना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था बाकी आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, आपकी स्माइल मुझे बता रहे हैं कि आप लोग सब समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर हमें देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आप देखें, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, देखिए मैंने आपको थोड़ा सा, यदि आपको याद है तो मैंने मौर्य को कंपेयर किया था गुप्तास के साथ, ठीक है ना। ये हमें देखने को मिलेगा। सेम आई एम गोइंग टू कंपेयर द दिल्ली सल्तनत विद द मुगल्स, ठीक है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और थोड़ा सा सीख लेंगे, ठीक है। तो एक को सीखेंगे, दूसरे को कंपेयर कर लेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे हमने सुपरमैन को देखा, ठीक है, जैसे हमने नरेंद्र मोदी को देखा, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक को समझा, ठीक है। ऑल राइट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। देखिए ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीजन पर आधारित है। ये जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी रिलीजन पर आधारित है। और रिलीजन कौन सा है, यू ऑलरेडी नो, दैट इज द इस्लाम। तो ये जो प्रशासन है वो इस्लामिक व्यवस्था के आधार पर चलेगा, ठीक है। और इस्लामिक व्यवस्था के आधार पर चलेगा तो हमें किसके अनुसार चलना होगा, खलीफा के अनुसार चलना होगा, खलीफेट के अनुसार चलना होगा। और इसलिए ये रिलीजियस पर आधारित व्यवस्था होगी जो है इस्लाम पर आधारित। इनका सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जी जी जी, थैंक यू प्रीति जी, ठीक है। एक्चुअली मैं कभी कभी नाम गड़बड़ बोल देता हूं, तो थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लीजिएगा कि मैं कभी शायद जल्दबाजी में बोल देता हूं। तो अब हम देखेंगे खलीफा। तो खलीफा कौन होगा, दैट इज हाईएस्ट लीडर, या सर्वोच्च नेता होगा, या रिप्रेजेंटेटिव होगा। और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, वो दिल्ली का होगा। मतलब देखिए दिल्ली सल्तनत में रिलीजन है, और रिलीजन में भी सबसे ऊपर कौन है, खलीफा। तो खलीफा से हमें क्या लेना होगा, एक रिकॉग्नाइजेशन लेटर, जिसको हम कहेंगे परमिट। क्या भैया हम वहां गाड़ी चला लें,
क्या भैया हमें गाड़ी चलानी तो आती है। मैंने आपको बताया ना, आरटीओ क्या करता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी को गाड़ी चलाना 15 से 16 साल में आ चुकी होगी, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। आजकल यंगस्टर 12 साल में भी गाड़ी चलाने लगते हैं, ठीक है। 15-16 साल में आपको गाड़ी चलाना आ चुकी थी, लेकिन फिर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप कहां जाते हैं, आरटीओ जाते हैं। आप शासक तो बन चुके हैं दिल्ली में, आप दिल्ली में अपनी सत्ता की स्थापना तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक रिकॉग्नाइजेशन लेटर किससे लेते हैं, खलीफा से। ये खलीफा कोई और नहीं, हमारे आरटीओ साहब हैं, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और ये खलीफा जो है सर्वोच्च नेता होता है, दैट इज द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, एंड ही इज गोइंग टू स्टेबलाइज, ठीक है। ही सॉरी, ये क्या करता है, ये एक आपको रिकॉग्नाइजेशन लेटर देता है। और दिल्ली के सुल्तान ये कहते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, किसका, खलीफा साहब का। और खलीफा साहब जो है वो टर्की में है, ऐसा हम कह सकते हैं, दैट मीन द ऑटोमन एम्पायर। और हम तो उसके नाइब हैं, नाइब का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, हम उसके मुखिया के तौर, हम उसके सेकेंडरी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखो कैसे समझे इसको, कैसे समझे। अब देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, आपने एक जैसे आप देखेंगे, इसको अच्छा एग्जांपल याद नहीं आ रहा एकदम से, सॉरी। देखिए जैसे देखो, हम देखेंगे ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर में क्या होता था, एक हमारी एक आंटी हैं, आंटी मतलब हमारी क्वीन, और वो क्वीन के अंडर में हमें देखने को मिलेगा वो था इंडिया। मेरी बात समझ में आए तो इंडिया क्या स्वतंत्र था, इंडिया क्या फ्री था, नो, आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। सोवर्निटी दैट मीन्स ऑफ द इंडिया दैट वाज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, उसकी संप्रभुता जो थी वो कहीं ना कहीं फ्री नहीं थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो वैसे ही थे जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारी है आंटी, मतलब वो हमारी क्वीन। और वो क्वीन जो है इंडिया को अपने अंडर में कंट्रोल करके रखती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द एम्पायर अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली वी आर इन द दिल्ली सल्तनत स्टेज, ठीक है। ऐसा ही हम दिल्ली सल्तनत में होते हैं। अब दिल्ली सल्तनत कि रूलर्स जो हैं वो लेटर लेते हैं, इससे ये पता चलता है, जैसे सोवर्निटी का मतलब संप्रभुता, मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। जो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज की डेट में इंडिया इज ए सोवर्न कंट्री, ठीक है। भारत जो है वो एक तरह से क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। उसे किसी पर पटाखा फेंकना है, किसी पर रंग फेंकना है तो किसी पड़ोसी देश से नहीं पूछेगा। यू ऑलरेडी नो, हमें यदि पाकिस्तान पर पटाखा फोड़ना है, रंग फेंकना है, तो हम वहां की आंटी से पूछने नहीं जाएंगे आज, या हमारा वो डोनाल्ड ट्रंप या अंकल से हम पूछने नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कई कंट्रीज हैं जहां पर क्या होता है, वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो उन्हें वहां जाकर पूछना होगा। तो दिस इज जस्ट अपोजिट कंडीशंस, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन मुगलों के टाइम पे हम देखते हैं, मुगल जो है ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई बात नहीं करते हैं, वो फ्री हैं, जस्ट लाइक द टुडेज इंडिया। मतलब मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया जो था, इंडिया वाज नॉट सोवरेन कंट्री। इंडिया इज गोइंग टू डिक्लेयर सोवरेन कंट्री इन द 1915 आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिपब्लिक। इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये पॉलिटी में आपने सीखा होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इंडिया 1947 में ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ही था, मतलब दिल्ली सल्तनत में ही था। और 1950 में जब वो रिपब्लिक बना तो वो कौन बन गया, मुगल बन गया। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूं इस चीज को। देखिए पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संप्रभुता का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। और 1947 से 1950 तक की कहानी आपको पॉलिटी में क्लियर होगी, ये आपको पता होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरी बात आप लोगों को शायद क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो हम जो है, तो देखिए एक अंतर समझ में आया कि नहीं आया। यू विल फाइंड आउट द दिल्ली सल्तनत जो है एंड द रूलर्स ऑफ द मुगल्स, मुगल ऐसा कोई लेटर मांगते ही नहीं है। कौन है, बोला खलीफा, बोला हम नहीं मानते, आई एम फ्री टू अटैक द एनीवेयर, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं किसी पर भी अटैक करने के लिए। और मुगल जो है वो ऐसा कोई लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि दिल्ली सल्तनत क्या करते हैं, ये क्या करते हैं खलीफा खलीफा खेलते हैं। आया नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहां देखने को मिलेगा।
दूसरा हम देखेंगे दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, ये जो है दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो सब अपने आप को सलमान खान कहते हैं। ठीक है, और ये मुगल वाले जो हैं वो क्या कहेंगे, सब अपने अपने आप को शाहरुख खान कहेंगे। मेरी बात समझ में आ चुके होंगे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है वो अपने आप को सलमान कहेंगे, मतलब वो अपने आप को टाइटल लेंगे सुल्तान, जबकि मुगल वाले जो हैं वो अपने आप को बादशाह कहेंगे, और बादशाह हमारे कौन हैं, शाहरुख खान। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इस तरीके से, और फर्स्ट टाइम सुल्तान की उपाधि जो है वो गजनी या गजनवी के द्वारा लिया जाता है, ऐसा हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल। अब देखो, मुगल हमने नहीं पढ़ा है या मुगल हमने नहीं समझा है, बट हमने आसानी से उसको कंपैरेटिव वे में देख लिया है, और जब कंपैरेटिव वे में देखते हैं तो चीजें जल्दी से समझ में आती हैं, और आपकी स्माइल बता रही हैं या आप लोगों के इमोजीज बता रहे हैं, ठीक है, मेरे कि वो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बाकी देखिए दोनों जगह वही देखने को मिलेंगी। बाकी जगह देखिए दोनों जगह किंग होगा, मतलब यहां भी किंग होगा, यहां भी किंग होगा, और किंग को सपोर्ट कौन करेगी, एक मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिल्स, मतलब एक मंत्री परिषद होगी, है ना। और ये मंत्री परिषद क्या करेगी, सलाह देगी, किसको, सलाह दोनों मतलब मुगलों में भी देगी, इधर भी देगी। सुप्रीम पावर किसके हाथ में होगी, सुप्रीम पावर सुल्तान के हाथ में होगी, और सुप्रीम पावर जो है वो बादशाह के हाथ में होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मूवी भले ही बादशाह पहले बनी हुई हो, सुल्तान मूवी बाद में आई हो, लेकिन यहां पर सुल्तान पहले आए हैं और बाद में आए हैं शाहरुख खान, मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वहां से कनेक्ट करके देख लीजिएगा। देखो अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला कि स्वयं को खलीफा का नाइब नहीं माना, लेकिन ये तो एक हमने मोटे तौर पर समझने की कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्टली में हुआ क्या वो हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, दैट मीन्स अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है, ही इज नॉट कंसीडर हिमसेल्फ एज ए नाइफ ऑफ द खलीफा, वो अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहता है। वाई, याद करिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता था कि हमें रिलीजन से हमें दूर रखना है, हमारी पॉलिटी को, याद करिए, और रिलीजन से हमारी पॉलिटिक्स दूर रहेगी तो हमें खलीफा से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अलाउद्दीन मुबारक खिलजी, डू यू रिमेंबर दिस पर्सन, ये क्या बोलता है, हम ही आरटीओ हैं, है ना, हमें किसी के पास जो है लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, हम ही खुद आरटीओ हैं, और हम ही ड्राइविंग लाइसेंस जो है इशू कर देंगे अपना ही। तो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर, ठीक है, खलीफा, और वो इस तरीके से काम करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात करें तो इनिशियली ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ही वाज डिड नॉट टेक द परमिशन फ्रॉम द खलीफा, बट लेटर ऑन द परमिशन वाज गिवन इन द एंड ऑफ द टाइम ऑफ द रूल्स। लेकिन अंत में या बाद में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आपको देखने को मिलेगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई कि ये लेटर का क्या कंसेप्ट है, या रिकॉग्निशन लेटर का क्या कंसेप्ट है, एंड द मुगल्स एंड द डिफरेंस, मुगल्स और जो है दिल्ली सल्तनत में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये कहानी को, करेक्ट है। इसके अलावा देखिए, अभी मैंने आपको पीडीएफ कहां तक भेज दिया, थोड़ा मुझे वो बता दीजिएगा, और इसके नेक्स्ट पीडीएफ मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी भेज दूंगा, ठीक है, और ये जो है उसको हम समझ लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमने यहाँ ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको शायद तुगलक तक आपको पीडीएफ भेज दिया है, और तुगलक के बाद का पीडीएफ मैं अब आपको भेज दूंगा। और पीडीएफ में कुछ सजेशन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखिए मैं आपको कमिट तो नहीं करता हूं, बट यस, ठीक है, आई विल टेक सम टाइम, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें आपकी जो डिमांड्स हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं, और कोशिश लगी रहती है, जारी रहती है, लेकिन कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है, तो समय की थोड़ी सी क्रंच है, बाकी और कुछ नहीं है। तो उसमें कुछ एरर वगैरह हो तो वो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो वो मैं आगे के लिए ठीक कर लूंगा, ताकि आगे किसी को दिक्कत ना हो। और सजेशंस इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही रहती है, काफी आइडिया बहुत सारे हैं दिमाग में, बट वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते बहुत, ठीक है। तो अभी ये आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये जो जो डिसीजंस हैं, ये मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
दिल्ली सल्तनत में कोई नियम होगा नहीं, और जब कोई नियम नहीं होता है, तुर्की मंगोल व्यवस्था, ये मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कल, ठीक है। और कुछ अधिकारी वगैरह हैं, इनको हम थोड़ा देख लेंगे, और फिर जो है थोड़ा बहुत देख लेंगे, और ये ऑफिसर्स हैं, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। देखिए जितना हमने वहां देखा था जैसे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे जितना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी देखने को मिलेगा, और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर फॉर द डे, ठीक है। और आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।